चलिए बेटा, ठीक है। आज का टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा VSEPR थ्योरी। VSEPR थ्योरी फुल नेम इसका क्या हो जाएगा? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ठीक है। VSEPR थ्योरी। देखो अब इसमें दो चार नाम जो है उस नाम से, उस टर्म से आप लोगों को बहुत सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। एक तो यहाँ हम वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ व्हाट? ऑफ सेंट्रल एटम, ऑफ सेंट्रल एटम। हमें ये देखना है कि सेंट्रल एटम के पास में कितने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स है और उनका रोल क्या है, वो अभी हम बात करेंगे। फिर ये कहता है इलेक्ट्रॉन पेयर, और फिर ये है रिपल्सिव थ्योरी, रिपल्शन, कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स सेंट्रल मेटल एटम के पास, सेंट्रल एटम के पास में जो प्रेजेंट है, उनके बीच में कैसा रिपल्शन है। अच्छा, रिपल्शन से क्या मीनिंग है, रिपल्शन क्या रोल करेगा? तो ये थ्योरी डिनोट्स अस या इट टेल्स अस अबाउट ज्योमेट्री और शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, अबाउट शेप और ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, शेप और ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का शेप कैसा है, उसकी ज्योमेट्री कैसी है, उसके बारे में बताने में ये हेल्प करती है। तो जो आपने ऑक्टेट थ्योरी पढ़ी उसमें ये शेप वगैरह नहीं पता चल रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम शेप की बात करते हैं, ठीक है। क्या क्या बातें करता है ये सबसे पहले जो सेंट्रल एटम के पास में जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स है उनकी बात करता है। देखो, हर सेंट्रल एटम के पास में कुछ ऐसे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब मैं अगर आपको सीधा बताऊं कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स है वो दो तरह के होते हैं। एक होता है आपको बॉन्ड पेयर्स, या जिसको हम आप कई बार शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलते हो, और एक होता है आपका लोन पेयर, या जिसको आप बोलते हो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर्स, ठीक है। बॉन्ड पेयर्स उनको बोलते हैं टेक्स पार्ट्स इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, टेक्स पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, और ये डू नॉट टेक पार्ट इन सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। अभी हम लोग इसको थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं। इवन आप एक बार के लिए इसको बॉन्ड फॉर्मेशन में ही लिख दें और कंफ्यूजन नहीं करना है। डू नॉट टेक पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं और ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। इनको बोलते हैं बॉन्ड पेयर, इनको बोलते हैं लोन पेयर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन के खुद के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? देयर आर 5 इलेक्ट्रॉन्स। बट इन 5 इलेक्ट्रॉन्स में से ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किसी XYZ एटम के साथ में पेयर बनाते हैं। तो जो ये नाइट्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी हाइड्रोजन एटम या अनदर एटम के साथ जो पेयर बनाया और बॉन्ड क्रिएट किया, इसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर। ये हाइड्रोजन के साथ में जो आपको दिख रहा है ये क्या है? इसका बॉन्ड पेयर है। इवन ये भी क्या है? बॉन्ड पेयर। और ये भी क्या है बेटा? बॉन्ड पेयर है। लेकिन ये जो आपको इलेक्ट्रॉन पेयर दिख रहा है जो कि बॉन्ड पार्टिसिपेशन में नहीं आ रहा, उसे क्या बोलते हैं बेटा? लोन पेयर। क्या बोलते हैं? लोन पेयर। बोलो, बात समझ में आई? अब ये एक पूरा मॉलिक्यूल है NH3 जो आपने ऑक्टेट थ्योरी में ऐसे ही बनाया था। अब इस NH3 की जो स्ट्रक्चर हमने ऐसे बनाई है ये इसकी ओरिजिनल स्ट्रक्चर नहीं है, या यूँ मैं कह दूं कि ये जो हमने जिस तरह से इसको ड्रॉ किया है ये इसकी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट नहीं करता, क्योंकि स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट होती है बॉन्ड्स से, उनके ओरिएंटेशन से। बॉन्ड का ओरिएंटेशन कैसा है, बॉन्ड का 3 डायमेंशनल कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, किस डायरेक्शन में कौन सा बॉन्ड है, और ये डिसाइड होने में इन दोनों का और इनके बीच का रिपल्शन मेन इंपॉर्टेंट रोल करता है। मतलब किसी बॉन्ड की ज्योमेट्री, किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री, उसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच में रिपल्शन पर डिपेंड करता है। इसमें आप एक चीज और ये समझ सकते हो कि इफ देयर इज नो लोन पेयर, इफ देयर आर
नो लोन पेयर्स ऑन सेंट्रल एटम, अगर सेंट्रल एटम के पास में किसी तरह का कोई लोन पेयर नहीं है तो ऐसे में जितने भी बॉन्ड पेयर्स हैं उनके बीच में रिपल्शन होगा, बट वो रिपल्शन कुछ इस तरह से होगा कि उन सारे बॉन्ड्स के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाए, इक्वल, जिससे कि उनके बीच का रिपल्शन क्या हो जाए, मिनिमम। रिपल्शन क्या हो जाए, मिनिमम रिपल्शन आ जाए। तो ओरिएंटेशन ऑफ बॉन्ड इज इन सच अ वे इन विच द रिपल्शन इन बिटवीन द बॉन्ड्स आर मिनिमम। तो हम सिंपली लिख सकते हैं ओरिएंटेशन occurs in such a way that repulsion becomes minimum कि उनके बीच का रिपल्शन जो है वो क्या रह जाए, मिनिमम रह जाए। अगर लोन पेयर नहीं है तो देन उनकी जो ज्योमेट्री होएगी उसे बोलते हैं रेगुलर ज्योमेट्री। वो क्या हो जाएगी, रेगुलर ज्योमेट्री, जिसमें वो रहना पसंद करते हैं। जैसे इस एग्जांपल देते हैं, कार्बन की बात करते हैं। कार्बन के पास में कुल कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4। देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स। और अगर 4 हाइड्रोजन एटम्स कार्बन एटम्स के साथ में बॉन्ड बनाते हैं, देखिए जरा, क्या ये चारों बॉन्ड पेयर्स कहलाएंगे, यस और नो? यस। There is any lone pair? No, there is no lone pair. Then ये तो हमने ऑक्टेट के अकॉर्डिंग जनरल वे में बना दिया, बट एक्चुअली ये स्ट्रक्चर नहीं है। हम कैसे रिप्रेजेंट करवाते हैं, तो सोचो मेरा जो ये मुट्ठी है ये मेरा कार्बन हो गया, है ना। अब ये 4 कार्बन किस तरह से ओरिएंटेड रहेंगे, 4 हाइड्रोजन्स कार्बन के साथ किस तरह से ओरिएंटेड रहेंगे। तो देखो हम कुछ इस तरह से उसको अरेंज करें कि उनके बीच का रिपल्शन मिनिमम हो। अब आप सोच के देखिए, एक तो आपको लगता होगा कि सर हम इसे ऐसे स्क्वायर की तरह रख सकते हैं जिससे कि इनके बीच का एंगल क्या रह जाए, 90 डिग्री। बट क्या 90 डिग्री से अबव भी पॉसिबल है? यस। पहली चीज़ तो 90 डिग्री सिर्फ और सिर्फ एक प्लेन के अंदर बनने वाली स्ट्रक्चर है। हमारे पास में पूरा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर पॉसिबिलिटी है, हम कहीं पे भी उसको ले जा सकते हैं। तो पता है क्या होता है, ये थोड़ा सा विजनरी चीज़ है। जब आप इसको अज्यूम करते हो तब आपको पता विजन करना पड़ेगा। तो आपको पता चलता है कि अगर मैं बॉन्ड्स को कुछ इस तरह से अरेंज कर दूं, ये कुछ इस तरह से हम अरेंज कर दें, थोड़ा सा समझने के लिए देखना। तो ये जो बॉन्ड्स हैं ये देखो 3 डायमेंशनल आ गए। पहले हम लोगों ने 4 जो बॉन्ड लिए थे वो क्या थे, 2 डायमेंशनल। अब ये बॉन्ड कैसे हैं, 3 डायमेंशनल। अगर आप देखें तो ये बॉन्ड 90 डिग्री से अबव है, थोड़ा टिल्टेड है। ये बॉन्ड भी 90 डिग्री से अबव है, ये मेरा हाथ और ये बॉन्ड देख लो आप, ये भी 90 डिग्री से अबव है। तो ये हो जाता है 109 डिग्री के आसपास। मतलब अगर ये एंगल देखें तो ये भी 109 डिग्री, ये भी 109 डिग्री, ये भी 109 डिग्री। इवन कोई भी तरीके का आप बॉन्ड, मतलब कोई भी एंगल आप किसी भी 2 बॉन्ड के बीच का देख लें, 109 डिग्री के अप्रॉक्स रहेगा। और ये बॉन्ड एंगल इनको एक मैक्सिमम डिस्टेंस पर लेके जाता है। सर ये मैक्सिमम डिस्टेंस का क्या मीनिंग है, ये भी एक बॉन्ड पेयर है। बॉन्ड पेयर का मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर है और ये भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर है। थ्योरी कहती है कि कोई मॉलिक्यूल के बॉन्ड्स या उनके एटम्स सेंट्रल एटम के साथ कुछ इस तरह से अरेंज होंगे कि उनके बीच के बॉन्ड पेयर्स के बीच का रिपल्शन क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। रिपल्शन मिनिमम होने के लिए उनके बीच की डिस्टेंस का क्या होना जरूरी है, मैक्सिमम, जितना हो सकता है उतना। और 109 डिग्री इज द मैक्सिमम एंगल वेयर ईच एंड एवरी बॉन्ड्स आर सेपरेटेड। इज इट क्लियर? तो ये CH4 की ज्योमेट्री होगी, ना कि ये, जिसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल। अब ऐसे ही बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के हम लोग कुछ अजम्पशंस ले रहे हैं, जैसे कि अगर AB2 टाइप मॉलिक्यूल हो तो क्या होगा, AB3 हो तो क्या होगा, AB4 हो तो क्या होगा। ऐसा कुछ आपको समझानेंगे और समझा के क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ की उसके अंदर आ सकती है वो समझाएंगे। बोलो क्लियर है? तो हम इस पूरे टॉपिक में इस तरह से ये देखेंगे कि कब ज्योमेट्री रेगुलर है और अगर कभी रेगुलर नहीं है। सर रेगुलर कब नहीं होगी, ध्यान देना, जब भी कभी सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर प्रेजेंट हो, है ना। अच्छा याद रखना, बॉन्ड पेयर तो मस्ट है, कभी ऐसा नहीं होगा कि लोन पेयर होगा और बॉन्ड पेयर ना हो।
बॉन्ड पेयर होगा तभी उसके पास में क्या हो सकता है, लोन पेयर। कंपलसरी नहीं है लोन पेयर का होना, जैसे CH4 के पास में कोई लोन पेयर नहीं है, देन दैट्स ओके। बट जब तक हम बात करेंगे कि बॉन्ड पेयर नहीं होगा तब तक लोन पेयर पॉसिबल नहीं हो सकता, ये आपको समझने की बात है, ठीक है। अब एक तो बात हो गई हमारे कि जिसके पास में लोन पेयर हो ना हो तो उसे रेगुलर ज्योमेट्री वाला बोलेंगे, और एक होगा जिसके पास लोन पेयर हो तो उसके अंदर किस तरह की ज्योमेट्री आएगी, तो उसको हम जनरली कॉमन वे में उसको बोलते हैं डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री। मतलब उसकी जो रेगुलर ज्योमेट्री है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है, खराब हो जाती है, तो उसे हम बोलते हैं डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री। अब थोड़ा सा इसको वापस समझेंगे कि रिपल्शन, जो इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शंस है, तो हमें पता चला कि हमारे पास दो तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, ठीक है। तो इनके बीच का जो रिपल्शन है वो इन दोनों के बीच में भी हो सकता है, बॉन्ड पेयर का बॉन्ड पेयर के साथ भी हो सकता है, लोन पेयर का लोन पेयर के साथ भी हो सकता है, और लोन पेयर का बॉन्ड पेयर के साथ में भी रिपल्शन हो सकता है। अगर वापस एक बार के लिए मैं एग्जांपल ये बताऊं आपको, ये नाइट्रोजन के साथ में 3 बॉन्ड्स है। अब देखें, हाइड्रोजन के बीच का जो ये बॉन्ड पेयर है ये इसके साथ में रिपल्शन कर सकता है, यही हाइड्रोजन का ये बॉन्ड इसके साथ रिपल्शन कर सकता है, और क्या ये लोन पेयर इन बॉन्ड्स के साथ में भी रिपल्शन कर सकता है कि नहीं कर सकता। अब ऐसा ये तो इसके पास एक लोन पेयर है, अगर 2 लोन पेयर होते तो 2 लोन पेयर के आपस में भी क्या हो सकता था, रिपल्शन हो सकता था। तो ओवरऑल आपको ये बताया जा रहा है कि एक्सटेंट ऑफ रिपल्शन किसमें मैक्सिमम है और किसमें मिनिमम है। तो देखेंगे जरा, लोन पेयर और लोन पेयर के बीच का जो रिपल्शन है वो सबसे मैक्सिमम होगा। क्यों? क्योंकि देखो इसमें सिंपली समझने की बात है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर जब कभी एंगेज्ड है, किसी के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, तो उनका रोल उस बॉन्ड के साथ भी उतना का उतना रहेगा। तो ऐसे में एक लोन पेयर एक बॉन्ड पेयर दूसरे बॉन्ड पेयर के साथ जो रिपल्शन करेगा, ऑब्वियसली करेगा, बट उनका कुछ कंट्रीब्यूशन क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन में भी है तो उनका रिपल्शन उतना इफेक्टिव नहीं होगा। लेकिन लोन पेयर और लोन पेयर का रिपल्शन सबसे ज़्यादा मोर एक्सटेंट में मोर इफेक्टिवली होगा, क्योंकि इनके बीच में किसी और कोई लोन पेयर ने किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रखा है। तो लोन पेयर, उसके बाद आता है बेटा लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्शन, एंड फाइनली आता है बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्शन। इसका आपको ध्यान रखना है। बोलो क्लियर हुआ? लोन पेयर रिपल्शन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, और बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ये आपको इतना याद रखना है। अब हम जो नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं वो हम बात करेंगे VSEPR थ्योरी के अंदर जो कौन सी पॉसिबिलिटीज हम लेने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले वैसे आपकी बुक में एक टेबल बना रखी है, हम टेबुलर फॉर्म में नहीं पढ़ेंगे, हम ऐसे पर्टिकुलर टॉपिक वाइज टॉपिक एक पॉइंट को वैसे अलग से इलेबोरेट करते हुए पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, आपको अगर VSEPR को समझना है तो VSEPR को समझने के लिए आप डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात नहीं कर सकते, क्योंकि डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स हैं, तो बॉन्ड कितना हुआ? 1। उस एक बॉन्ड के अंदर हमें किसी और तरह का रिपल्शन देखने को नहीं मिलता। एटलीस्ट आपके पास 2 बॉन्ड्स होने चाहिए, और 2 बॉन्ड्स बनाने के लिए आपके पास में कितने एटम्स चाहिए? 3। तो हम जिस फर्स्ट एग्जाम्पल या फर्स्ट कैटेगरी की बात कर रहे हैं वो है आपका AB2। अच्छा, लेट मी क्लियर दिस थिंग कि जो मैं अभी पढ़ाने जा रहा हूं उसमें मैं उन मॉलिक्यूल्स को ले रहा हूं जिसके पास में किसी तरह का कोई लोन पेयर नहीं है, ठीक है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं? ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स वेयर ओनली बॉन्ड पेयर्स आर प्रेजेंट, only bond pairs are present, there is no lone pair, there is no lone pair। लोन पेयर ना हो सेंट्रल एटम के पास में, ये भी ध्यान रखना। लोन पेयर बॉन्ड पेयर सब जो है, लोन पेयर हमेशा कहाँ होंगे? सेंट्रल एटम के पास, ऑन सेंट्रल एटम, ध्यान रखना। तो सबसे पहला हमारा एग्जांपल है AB2। AB2 में हम याद रखना, पूरे जितना भी टॉपिक हम पढ़ेंगे उसमें A को हम सेंट्रल एटम मान रहे हैं, B को सराउंडिंग एटम। चलिए, अब देखो A B के साथ में 2 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। अब आप खुद सोच के बताइए कि A और B के बीच में जो बॉन्ड होगा
उनके बीच का जो मैक्सिमम डिस्टेंस हो सकता है वो कितना हो सकता है आपका 180 डिग्री। खुद अज्यूम कीजिए एक बार के लिए कि आपके पास में दो बॉन्ड्स है, तो उन दो बॉन्ड्स के बीच का रिपल्शन अगर मिनिमम रखना है तो उनके बीच का डिस्टेंस कितना रखना पड़ेगा आपको 180 डिग्री। तो इसका मतलब अगर ए के पास देयर इज नो लोन पेयर, देन दोनों बॉन्ड्स के बीच का डिस्टेंस मैक्सिमम रखने के लिए एंगल 180 डिग्री होगा, और आपका जो इसका शेप हो जाएगा, इसकी जो ज्योमेट्री हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, लीनियर। क्या हो जाएगी, लीनियर। और एग्जाम्पल की बात करें तो हम इसको BeCl2 या BeF2, ये इसके अंदर पॉपुलर एग्जाम्पल आ जाता है। बोलो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है। AB2 के बाद में बेटा नंबर आता है AB3 का। अब वापस से आप सोच के देखिए कि आपके पास में टोटल 3 एटम्स हैं, ठीक है। 3 एटम्स आर अटैच्ड विथ 1 सेंट्रल एटम, ठीक है। इन सेंट्रल एटम के साथ में जो ये 3 एटम्स जुड़ेंगे, इन तीनों एटम्स के बीच में जो मैक्सिमम डिस्टेंस पॉसिबल है, इवन आप 3D 2D कैसे भी बात करें, वो है 120 डिग्री। कितनी है बेटा, 120 डिग्री। ये 120, ये 120 और ये 120। इसके अलावा कोई भी दूसरी स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं कि इनके पास में वन एंड ओनली जो एक स्ट्रक्चर पॉसिबल है वो आपके हो जाएगी 120 डिग्री। इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है बेटा ट्राइगोनल प्लेनर, और BF3 या BeCl3 इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस कैटेगरी। क्लियर है। नेक्स्ट AB4। AB4 में अभी मैंने आपको इससे पहले बताया था 4 बॉन्ड्स हैं और लोन पेयर्स नहीं है, तो ये आपस में टोटल 4 बॉन्ड्स को टेट्राहेड्रली अरेंज करेंगे ऑलमोस्ट 109 डिग्री। ये किसी में कुछ 0.1 ज़्यादा या कुछ सेकंड्स कम या ज़्यादा हो सकता है, ऑलमोस्ट 109 डिग्री रहता है। और इसकी स्ट्रक्चर मानी जाती है बेटा टेट्राहेड्रल। अगर आप इनके सारे एजेस को जोड़ेंगे, इनकी बाउंड्रीज को जोड़ेंगे, अटैच करेंगे ऐसे, तो आपको 3D में एक टेट्राहेड्रल देखने को मिलेगा। हेड्रल का मतलब प्लेन से है, तो अभी मैंने जो स्ट्रक्चर बनाई उसमें अगर आप देखें तो आपको 4 प्लेन्स दिखाई देंगे, है ना, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, टेट्राहेड्रल। देखिए जरा, ये हमारे पास में टेट्राहेड्रल है, थोड़ा सा डाउन, है ना, ये टेट्राहेड्रल था। ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ये सब टेट्राहेड्रल है। अब इस टेट्राहेड्रल के अगर इन कॉर्नर्स को, इनके एजेस को मिला दें ये, तो ये क्या है, एक हेड्रल है, 1, ऐसा कैसा दूसरा, ऐसा कैसा ये थर्ड, एंड लास्ट वन इज ऑन द बॉटम साइड 4th। ये टोटल कितनी हेड्रल्स मिलेगी आपको, 4। तो इसका मतलब ये क्या है, टेट्राहेड्रल, ठीक है। एग्जाम्पल में हम इसको बात कर सकते हैं CH4 या CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, या इसको बोलते हैं मीथेन, ठीक है। नेक्स्ट AB5। अब AB5 में थोड़ा इंटरेस्टिंग आपको समझना पड़ेगा। AB5 को जब हम बनाने जाते हैं तो AB5 में 5 बॉन्ड्स को एक साथ रखने पर इनके बीच का बॉन्ड एंगल बहुत कम हो जाता है। 5 बॉन्ड्स है ना, तो इनका बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। तो काफ़ी सारी चीज़ों को देखते हुए साइंटिस्ट ने एक नई टाइप की स्ट्रक्चर, जो सबसे ज़्यादा, देखो अब इसमें भी एक चीज़ ध्यान रखना कि स्ट्रक्चर सिर्फ आपको और मुझे अच्छी लग रही है इसलिए नहीं रखते हैं, स्ट्रक्चर का स्टेबल होना भी ज़रूरी है। स्ट्रक्चर में रिपल्शन मिनिमम कर रहे हैं, दैट मीन्स उसकी एनर्जी भी क्या होनी चाहिए, मिनिमम। जब एनर्जी मिनिमम होगी तभी तो स्टेबिलिटी क्या हो गई, ज़्यादा, और स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तभी वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। तो आपकी स्ट्रक्चर ना सिर्फ अज्यूम करके ठीक रखे, वो स्टेबल हो, वो एग्जिस्ट करे, ये सब कुछ देखते हैं। तो इसमें आप सिर्फ अपने तरफ से दिमाग मत लगाना कि सब ऐसे ऐसे हो जाए, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है। तो फाइनली जब बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को देखा गया तो सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट की गई स्ट्रक्चर वो 5 के केस में ये हो गई। देखो जरा ध्यान से इसको, 3 बॉन्ड्स जो है, ये 3 बॉन्ड्स ये प्लेन में है, ये 1 2 3, ये तीनों बॉन्ड्स क्या है, प्लेन में है। तो ये तो बनाना है ट्राइगन, क्या बना रहे हैं, ये ट्राइगन। अगर इनके पॉइंट्स को अगर मिला है तो ये ट्राइगन है। और अगर इसके ऊपर और इसके नीचे एक एक और बॉन्ड हो जाए तो यहाँ से ये 3 पॉइंट्स
इसके साथ में एक पिरामिड बना सकते हैं। इसको देखें जरा एक बार के लिए, इसको अगर आप देखेंगे तो अगर ये और ये तीनों पॉइंट्स इसके साथ में कनेक्ट हो जाए तो ये क्या बनेगा, पिरामिड। ऐसा कैसा ऊपर और ऐसा कैसा नीचे। इसको बोलते हैं ट्राइगोनल बाई पायरामिडल, ट्राइगोनल बाई पायरामिडल। इसको ड्रॉ कैसे करना है देखेंगे। ये इस तरह से बनाना है आपको। उसके बाद में ये तो हो गया आपका ट्राइगन। अब देखो अगर मैं बनाऊंगा तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो सकता है, तो इस पर थोड़ा ध्यान देना। ये देखिए, ये तो हो गया एक पिरामिड, और इसी तरह का एक पिरामिड कहाँ बन जाएगा, नीचे बन जाएगा। ये लीजिए, तो टोटल आपके दो पिरामिड बन जाते हैं, एक ऊपर और एक नीचे, और स्ट्रक्चर कहलाती है आपके बेटा ट्राइगोनल बाई पायरामिडल। एग्जाम्पल इसका क्या लेंगे हम लोग, PCl5। क्या एग्जाम्पल लेंगे, PCl5। ठीक है। अब इसमें एक छोटी सी चीज और समझना, आपको यहाँ पे टू टाइप के बॉन्ड्स दिख रहे हैं। ये जो 3 बॉन्ड्स हैं जो प्लेन में है, जो एक दूसरे से 120 डिग्री पर है, इनको बोला जाता है इक्वेटोरियल बॉन्ड, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। ठीक है। और जो ये आपको ऊपर की तरफ बी के साथ में, ये ऊपर और एक नीचे, ये जो दिख रहे हैं, इनको बोला जाता है एक्सियल बॉन्ड्स। एक तरफ है आपके इक्वेटोरियल बॉन्ड्स और एक तरफ आपके पास में क्या है, एक्सियल बॉन्ड्स। 3 तो होते हैं अबव द प्लेन और आपके पास में 3 है बिलो द प्लेन। मतलब टोटल आपके पास में यहाँ पर 90 डिग्री बनाने वाले, है ना, 6 बॉन्ड्स है और 120 डिग्री बनाने वाले 3 बॉन्ड्स है। 90 डिग्री कैसे 6 हो गए, देखो एक इसके साथ तो ये 90, एक इसके साथ दूसरा 90, एक इसके साथ ये तीसरा 90। अब ऐसा कैसा नीचे भी होगा, एक इसके साथ, एक इसके साथ और एक इसके साथ। समझ में आ रही है बात। मतलब 3 तरह के एंगल्स। देखो आपका बॉन्ड कितना है उससे फर्क नहीं पड़ता, एंगल्स तो कई तरह के हो सकते हैं। इस चीज का थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, मैथमेटिक्स है ये, 9th-10th में आप पढ़ते थे। एंगल्स तो किसी भी तरीके के हो सकते हैं। तो आपको कोई पूछे, देखो ये सारी चीजें इसमें आती है कई बार, है ना। जैसे 120 डिग्री के कितने एंगल्स है, 3, और 90 डिग्री के कितने हैं, 6। तो ये लिख सकते हो आप 120 डिग्री के तो कितने एंगल्स हैं, 3 एंगल्स, और 90 डिग्री के कितने हैं, 6 एंगल्स। कई बार ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, है ना, दिमाग खराब करने के लिए। ठीक है। एक बार और क्वेश्चन आया था इनकी बॉन्ड लेंथ को लेकर, ठीक है, कि टोटल ये जो 5 बॉन्ड्स है, टोटल 5 बॉन्ड्स, इनकी बॉन्ड लेंथ देखो, इसमें 2 कह सकते हो आप चीजें आती है। बहुत पहले कुछ बुक्स में ऐसे लिखा जाता था कि एक्सियल बॉन्ड्स की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है और जो ये आपके इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं उनकी बॉन्ड लेंथ कम होती है। ये बहुत पहले लिखा जाता था, कुछ बुक्स में आया था बीच में। फाइनली जब इसके ऊपर रिसर्च हुई तो पता चला ये 5 बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ऑलमोस्ट सेम है, इक्वल है। मतलब ये 5 बॉन्ड्स ऑलमोस्ट सेम बॉन्ड लेंथ के होते हैं। इस पे कई बार आप अपन प्रीवियस ईयर्स में देखेंगे तो उसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। फॉर द PCl5 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि ये जो 5 बॉन्ड है उनकी बॉन्ड लेंथ जो होती है वो ऑलमोस्ट क्या होती है, सेम होती है। ये एग्जाम में आया हुआ है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है। बाकी इसके अंदर जो डिटेल होगी जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तब और अच्छे से बताएंगे। ये हो गया आपका AB5। अब है आपके पास AB6। अब AB6 में क्या पॉसिबिलिटीज है, तो देखो वही वेरियस पॉसिबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए जो फाइनल एक कंक्लूजन वाली स्ट्रक्चर बनी वो आपके आती है, जिसको हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। ध्यान से देखना, इसको मैं पेन से ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा, एक बार बना नहीं पाऊंगा आपके सामने। तो इसको देखें, ये B, ये। अब अगर इसमें अगर हम लोग बनाने जाएं पिरामिड्स वगैरह सारे, तो ये इस तरह से पिरामिड्स बनते हैं 4, ये ऐसे। उसके बाद में वापस ये इस तरह से बनता है। ठीक है। इसको बोला जाता है ऑक्टाहेड्रल। क्या बोला जाता है इसको, ऑक्टाहेड्रल। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा SF
6। इनके सारे ही एंगल्स क्या होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। अब जरा कोई गिन के बता सकता है 90 डिग्री के इसके पास कितने एंगल्स होते होंगे? अरे कितने होते हैं? 12 एंगल्स। अरे भाई आपस वाले भूल गए बेटा आप लोग, ये तो आपको याद रह गए, 4 ऊपर और 4 नीचे। इनके बीच वाले कौन करेगा? सपोज ये थे और एक ऊपर था, यही है ना? तो आप लोगों ने अगर इसकी बात करूं तो 1 2 3 और 4, और ऐसे कैसे 4 नीचे और 4 ऊपर, वो तो कर लिए। इनके बीच के कौन देखेगा? ये भी तो बॉन्ड ही है, वो भी कौन से 90। ये कौन देखेगा? ये और, बात समझ रहे हो? तो टोटल कितने हैं? 12। इस बात का ध्यान रखना है। 4 इन द प्लेन, 4 अबव एंड 4 बिलो। 4 इन प्लेन, 4 अबव एंड 4 बिलो। बोलो समझे बात को? SF6 इज द एग्जाम्पल। नेक्स्ट देखो, इसको वैसे तो नहीं बोलते हैं, कम बोलते हैं, लेकिन कभी कभी को लिखा हुआ मिल जाए तो गलत नहीं है, ये भी ध्यान रखना। देखो कई बार लिखा हुआ मिल जाता है, अब आप लिखने वाले को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कि वो नहीं लिखेगा। आपको कोई पूछता है तो आप ऑक्टाहेड्रल बोलते हो, लेकिन अगर कोई लिखा हुआ मिल जाए कि द SF6 हैज द स्क्वायर बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर, तो दिस ओके, इसमें कुछ गलत नहीं है, ठीक है बस। अब देखिए आगे AB7। अब देखो इसकी स्ट्रक्चर जो है वो होती है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। अब देखो वैसे इसको थोड़ा बताना टिपिकल है, मैं ट्राई कर लेता हूं, ठीक है ना? थोड़ा इसको ऐसे बनाने के लिए हल्का सा इसको टिल्टेड रखना पड़ेगा। ये ऐसे करा जा सकता है इसको, ठीक है ना? तो ये A, फिर ये B, 5 तो हो गए आपके प्लेन में, और एक ऊपर और एक नीचे। ये आपको टेढ़ा दिख रहा है, होता नहीं है। प्लेन में 5 होते हैं, आप सोच के देखिए, जैसे बेंजीन के 6 कार्बन्स होते हैं ना, वैसे 5 कार्बन्स तो हो गए प्लेन में, या 5 एटम्स हो गए प्लेन में। अब एक इसके ऊपर और एक इसके, तो मैं इसको बना तो दूं, चलो एक बार के लिए, अगर बनाने कोई दिक्कत नहीं है मुझे वैसे, बट ये बस ऐसे बीच में आना नहीं चाहिए। आप इसको ऐसे मत समझ लेना कि ये कहाँ से आया, ये एक्चुअली प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे होते हैं, तो इनको बोलते हैं पेंटागोनल बाइपिरामिडल। इसका एग्जाम्पल आप लोग याद रखना IF7। क्या याद रखोगे? IF7, ठीक है? और अगर कोई पूछ ले तो 90 डिग्री के इसके पास होते हैं 10 एंगल्स। 90 डिग्री के कितने होते हैं? 10 एंगल्स। और एक होता है 72 डिग्री के, और मेरे ख्याल से वो होते हैं 5 एंगल्स इन द प्लेन। ये जो है ना एक दूसरे के बीच में, ये 72 डिग्रीज होता है, ठीक है? और 10 कौन से? 5 ऊपर इसी के साथ, और ऐसे ही 5 नीचे। तो 10 एंगल्स तो 90 डिग्री के, और 72 डिग्री के 5 एंगल्स पता होने चाहिए आपको। इसको बोलते हैं IF7। बोलो यहां तक कोई तकलीफ हो तो आप बता सकते हैं। ये आपकी एक टेबल होती है कंप्लीट, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग बॉन्ड पेयर्स एज वेल एज लोन पेयर्स। ये टेबल थोड़ी अनोखी होने वाली है, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। फर्स्ट एग्जाम्पल की हम बात करते हैं हमारे पास में, और फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा कौन सा है आपके पास में? AB2E। अब देखो कुछ आपके जो नोट्स में है तो वहां पर हमने लिख रखा है L, और आपकी बुक में जो है वो दे रखा है आपका E। तो वो आपके डिपेंड करता है कि आप क्या यूज करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहला एग्जाम्पल आ गया AB2L, ठीक है? L फॉर लोन पेयर, E लिखोगे तो भी ठीक है, L लिखोगे तो भी ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? अब AB2L, देखो सबसे पहले तो आपको ये अज्यूम करना पड़ेगा कि सब AB2 था तब क्या था? तो AB2 था तो ये चीज थी। L का मतलब एक लोन पेयर आ गया। लोन पेयर कहाँ होता है? सेंट्रल एटम पर। ये लीजिए, मान लो ये सेंट्रल एटम पर लोन पेयर आ गया। अभी आपने क्या पढ़ा था कि लोन पेयर और लोन पेयर के बीच का रिपल्शन मैक्सिमम
देन लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के रिपल्शन होगा, और देन होगा आपका बॉन्ड पेयर रिपल्शन। ओके, तो जरा देखें, ये दोनों है बॉन्ड पेयर्स, तो इन दोनों के बीच का रिपल्शन तो 180 डिग्री बराबर आया, लेकिन एक लोन पेयर आते ही क्या हुआ, उस लोन पेयर ने उस बॉन्ड पेयर को थोड़ा सा धक्का दे दिया, जैसे ये दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल था। अभी सेंट्रल एटम के पास में एक और कौन है, यहाँ पे लोन पेयर है। इस लोन पेयर ने इन दोनों बॉन्ड पेयर्स को भी क्या कर दिया, थोड़ा टिल्ट। अब देखो, सिंस लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्शन ज्यादा है, किसकी तुलना में, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर की तुलना में, इसका मतलब बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर को क्लोज लाया जा सकता है, लेकिन लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को दूर ही रखना पड़ेगा। बात समझ रहे हो? तो ये थोड़ा सा क्या हो गया, डिस्टॉर्ट हो गया, टिल्ट हो गया, बेंट हो गया। तो इसका मतलब एक लोन पेयर होने की वजह से जो रेगुलर ज्योमेट्री थी, अब वो क्या हो जाती है, बेंट। ये हो गई आपकी बेंट। ठीक है, ये आपको बनानी नहीं है, ये अज्यूम करके मैंने यहां रखी है कि भाई ये हुआ करती थी या ये होनी चाहिए थी, बट इसकी इफेक्ट से ये क्या हो गई, बेंट हो गई। बोलो, बात समझ में आई? क्या एग्जाम्पल लेंगे इसका हम लोग, बताइए जरा, क्या एग्जाम्पल लेंगे? है ओजोन, है ना। देखिए, ओजोन के पास ऑक्सीजन जो आपका, देखो सराउंडिंग एटम पर लोन पेयर है नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता, आपका सेंट्रल एटम जो है उसके पास में एक लोन पेयर होना जरूरी है। बोलो, बात समझे? ये प्लस, ये माइनस, और ये प्लस, ये प्लस, ये ऐसे एज इट इज रहेगा, ये चीज है। तो यहां इसकी वजह से ये क्या स्ट्रक्चर हो जाती है, इसकी बेंट स्ट्रक्चर हो जाती है। बोलो, क्लियर हुआ? इज इट क्लियर? अच्छा, कोई पूछे, अब वैसे इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे एनसीईआरटी में बना हुआ है, तो इसलिए इसको बोलता है कितने बॉन्ड पेयर है इसके पास, 2, लोन पेयर कितने हैं, 1, तो इससे कोई बड़ी बात नहीं है। सेकेंड एग्जाम्पल, AB2L2, AB2L2, तो देखो टोटल तो ये है आपका, AB2 होना चाहिए था। अब इसके पास में कितने लोन पेयर्स आ गए बेटा, 2। अब ये 2 लोन पेयर्स एक दूसरे को और ज्यादा क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। जब 2 लोन पेयर्स आपस में रिपेल करेंगे, 2 लोन पेयर, एक इधर है, तो ये एक दूसरे को धक्का देंगे। तो धक्का देने के बाद में ये दोनों बॉन्ड्स को और ज्यादा क्या करेंगे, थोड़ा सा टिल्ट करेंगे। मतलब जितना टिल्ट यहां आया उससे ज्यादा यहां पर एंगल मतलब टिल्ट होगा, और ये जो है वो और ज्यादा छोटा हो जाएगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर्स, और इसको बोला जाएगा वी शेप। क्या बोला जाएगा, वी शेप। कोई बहुत बड़ा डिस्टेंस नहीं है, डिफरेंस नहीं है, ये भी बेंट और वी शेप लगभग एक ही है, लेकिन आपको पता है कि वी काफी क्लोजर होता है। बेंट में आप किसी को भी रख सकते हो, ये भी आपका बेंट है बट ये वी नहीं है, बट ये वी है, तो थोड़ा सा इसको वी शेप बोल देंगे। इसका जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आता है वो कौन आता है, H2। आपको पता है अच्छे से, ऑक्सीजन के पास में कितने लोन पेयर्स होते हैं, 2 लोन पेयर्स होते हैं। तो ये आपका AB2L2, ठीक है ना। कई बार इसको एंगुलर शेप बोल देते हैं, ऊपर वाले को भी हम कई बार एंगुलर शेप बोलते हैं, ये भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिलता है एंगुलर शेप, और ये भी एंगुलर शेप ही है। क्लियर? अब देखो, मैंने कहा था लोन पेयर और बॉन्ड पेयर इक्वल हो सकते हैं ज्यादा, तो इसका मतलब AB2 में 2 ही पॉसिबिलिटी है, एक तो 1L या 2L, तीसरा आप देखेंगे AB3L। ठीक है, AB3L का मतलब टोटल आपके पास में 3 B है, बॉन्ड पेयर्स है, और 1 लोन पेयर है। अब वही सेम चीज अगर आप देखें वापस, 3 आपके पास में है बॉन्ड पेयर्स ये वाले, और 1 आपके पास में है लोन पेयर। अब जैसे ही लोन पेयर यहाँ लगेगा, ये लोन पेयर इन बॉन्ड पेयर्स को हल्का सा क्या करेगा, रिपेल, ये थोड़े से टिल्ट हो जाएंगे, झुक जाएंगे। अगर आप देखें तो ये एक क्या बना रहे हैं, पिरामिड बना रहे हैं। ये भी एक ध्यान रखना, मैं बार बार वापस रिमाइंड करवा देता हूँ, लोन पेयर का ज्योमेट्री में कोई रोल नहीं होता है। लोन पेयर क्योंकि कोई बॉन्ड नहीं बनाता ना,
और ज्योमेट्री तो कौन डिसाइड करते हैं? बॉन्ड्स। तो क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड नहीं बना रहा किसी एटम के साथ में, तो वो ज्योमेट्री में भी इन्वॉल्व नहीं होगा। देखो छोटी छोटी चीजें कई बार सोच लेते हैं, सर इस लोन पेयर का क्या हुआ? इस लोन पेयर ने बॉन्ड पेयर्स को अफेक्ट जरूर किया, लेकिन ये किसी टाइप का कोई बॉन्ड नहीं बना रहा है, तो इसकी ज्योमेट्री में कहीं रोल नहीं है। रोल का मतलब ये कहीं इन्वॉल्व नहीं हो रहा। हाँ, ये इफेक्ट कर रहा है पर ये इन्वॉल्व नहीं हो रहा। वही ऐसा कुछ लोन पेयर करता है। अब लोन पेयर इसको हल्का सा टिल्ट करके इसका ज्योमेट्री क्या बना लेता है? पिरामिड बना लेता है। तो इसको बोलते हैं पिरामिडल। और इसका जो हम एग्जाम्पल इंपोर्टेंटली पढ़ते हैं वो है आपका अमोनिया। तो आप ए की जगह एन रख दें, 3 हाइड्रोजन लगा दें, ये आपका हो जाएगा अमोनिया। उसके बाद में आप देखें नेक्स्ट आपका आ जाता है AB3L2। AB3L2 यहां बना लूं, AB3L2 दो लोन पेयर आ जाए। अब देखो इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, हालांकि मैं ट्राई कर रहा हूं है ना अपने इस पेन वगैरह के मॉडल से बताकर करने की, लेकिन आप थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको, ये आपको अज्यूम करना पड़ेगा। तो कैमरे के उस तरफ बैठे उनको तो ज़्यादा अज्यूम करना पड़ेगा, है ना। अब ये 3 बॉन्ड्स हैं। अब इन 3 बॉन्ड्स के साथ में 2 लोन पेयर्स हैं, और ये 2 लोन पेयर्स का कोई ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि वो कहीं भी है। मान लो इधर है, ये इधर है, कहीं पे भी है ना, इस तरफ या इस तरफ कहीं पे भी है। आप ये मत कह सकते कि सर यहाँ और यहाँ हो जाए, नहीं, तो वो यहाँ और यहाँ हो ये आप डिसाइड नहीं कर सकते, वो एक वैलेंस शेल में प्रेजेंट है। अब ये जहाँ कहीं भी प्रेजेंट है, सपोज करो इधर और इधर प्रेजेंट है, या तो इधर या इधर कहीं ना कहीं होंगे। अब वो लोन पेयर्स एक दूसरे को जो रिपेल करेंगे, तो वो रिपेल करेंगे तो वो किसी न किसी के क्लोजर आएंगे, और जब वो किसी न किसी के क्लोजर आएंगे, मान लो ये इधर है, तो वो खुद तो दूर जाएंगे ही जाएंगे कहीं पे भी, लेकिन वो इन दोनों बॉन्ड्स के बीच में, देखो अगर यहां हुए तो वो इन दोनों बॉन्ड्स को धक्का दे देंगे। बात को वापस समझे, मैं बना नहीं सकता, इतना मेरे पास पॉसिबिलिटी नहीं है, पर अगर आप अज्यूम करके देखें, एक यहां है लोन पेयर और एक यहां नीचे, एक लोन पेयर यहां है, एक लोन पेयर यहां है, तो ये या तो इधर इनके नजदीक होगा, या वो इनके नजदीक होगा, और या वो इस मेरे हाथ वाले साइड के नजदीक होगा, किसी न किसी के तरफ तो होगा, ये होगा। और ये जहां होगा उस ऐसे में ये इन दोनों बॉन्ड्स को, अब देखो इसमें एक और चीज मजेदार बताता हूं मैं आपको, ये कभी कभी तुम्हारे बुक्स में भी आई हुई है, समझना बात को। कहां होगा इसका एजम्पशन कैसे करना है, सुनते रहना बात को। आपको एक बार के लिए इन तीनों को बॉन्ड मान लो, एक बार के लिए इन तीनों को क्या मान लो? बॉन्ड। अगर इन तीनों को बॉन्ड मानो, मतलब 2 ये और ये, तो ये तीनों एक दूसरे के साथ कैसे एडजस्ट करेंगे? 3 वाली सिचुएशन क्या होती है? ये होती है 3 वाली सिचुएशन, ये होती है। तो 3 में अगर आप सोच के देखें तो ये अगर इन 2 को रिपेल करेगा तो ये बेंट स्ट्रक्चर हो जाएगी। सोचने के लिए होती बेंट है, पर यहां पर हम कहते नहीं है कि ये बॉन्ड है, लेकिन अगर बॉन्ड होती तो। अब सुनना, AB2L2 को जरा देखना, AB2L2 टोटल अगर बॉन्ड होते तो कितने बॉन्ड होते? 4 बॉन्ड को तुम कैसे रखते? ऐसे ऐसे, एक क्या है? लोन पेयर। ज्योमेट्री क्या बची? ज्योमेट्री क्या बची? पिरामिड। AB3L देखो, AB3L में टोटल कितने हो गए? 4 बॉन्ड। सोच, अज्यूम करने के लिए ये 4 बॉन्ड, ये तो बता दिया ना शायद, ये तो बता दिया। AB2L2 बताना, सॉरी AB2L2, तो AB2L2 4, ये देखो 4। अब इसमें से 2 लोन पेयर है, मैंने पहले आपको ये बता दिया, अब मैं वापस ऊपर आ रहा हूं। AB2L2 ये 2, AB2L2 2L, ये 2, बेंट हुई कि नहीं हुई? वही वी शेप बेंट। अब आ जाओ इधर, AB3L2 को 5 मान सकते हैं, AB3L2 को क्या मान सकते हो? 5, 3, एक 4 और एक 5, एक इधर और एक इधर। अब इनमें से कोई 2 लोन पेयर, इनमें से कोई 2 लोन पेयर। अब वो 2 लोन पेयर कहां कौन से हैं ये डिपेंड करता है। ये आपकी बुक में अगर आप एनसीईआरटी देखोगे तो पीछे की तरफ दे रखा है कि लोन पेयर यहां और यहां भी हो सकते थे। लोन पेयर यहां और या 2 ही तो पॉसिबिलिटी है, या तो एक इधर होंगे और एक इधर होगा, और या इधर और इधर होगा। ठीक है। अब जहां पर भी लोन पेयर है
किसी भी तरफ, इधर है तो इधर है मान लो, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये किसी ना किसी बॉन्ड को अफेक्ट तो करेंगे। और ये अफेक्ट किसको करेंगे, ये तो प्लेन में, अब चाहे इन दो बॉन्ड को करे, चाहे इन दो बॉन्ड को करे, चाहे वो इन दो बॉन्ड को करे, और इनमें से कोई दो बॉन्ड फ्लैटन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, फ्लैटन। ये जैसे फ्लैटन हुए, ये हटा दो, क्या बना, टी शेप। अच्छा कई बार बचा सर एग्जैक्ट टी, अरे एग्जैक्ट टी नहीं होता है या एग्जैक्ट टी बने ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऑलमोस्ट हमको वो टी जैसा दिखता है, तो ये क्या कहलाएंगे, टी शेप। तो इसको थोड़ा देखना ध्यान से कैसे बनाना है इसको। एक बार के लिए तो ऐसे बना दो AB3, ये AB3, वैसे अब इसकी ज़रूरत नहीं है हमको बनाने की बार बार, एक लोन पेयर इधर और एक लोन पेयर इधर, लेकिन ये जैसे ये दो लोन पेयर है तो इनको धक्का दे देंगे, देखो वापस इधर बनेंगे या इधर होंगे या इधर होंगे, तो ये एक दूसरे को धक्का देंगे तो ये दोनों जो एंगल बना रहे हैं, ये वाला एंगल जो बना रहे हैं, ये एंगल क्या हो जाएगा, फ्लैट। तो आपको ये देखने को मिलेगा। तो एक्चुअली क्या स्ट्रक्चर हो गई, टी शेप। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, ClF3, हाँ ClF3। तो ये हमारे पास हो गई AB3L2, AB4L। अब देखो AB4L में क्या होगा हमारे पास में, तो चार तो हो जाएंगे आपके बॉन्ड पेयर और एक आपके हो जाएगा लोन पेयर, ठीक है। चलिए चार बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर को अगर पांचों को मिलाए तो ये क्या बनेगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में एक लोन पेयर है, एक बार के लिए सपोज करके देखें, ये ट्राइगोनल और ये बाई पिरामिडल कहीं से भी। अब ऐसे में एक लोन पेयर है, या तो इधर होगा या इधर या इधर या इधर कहीं पे भी होगा। अब आपको करना क्या है, देखो करना कुछ भी नहीं है, टोटल AB4 है, 1 2 3 4, सॉरी टोटल, हाँ एक बार के लिए तो इसमें से एक होगा ना, सॉरी, या इसको ऐसे ले लो, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल एक बार के लिए। अब ये क्या करेगा, ये इन दोनों बॉन्ड्स को धक्का देगा, जब ये इन दोनों बॉन्ड्स को धक्का देगा ये फ्लैटन हो जाएंगे, और जब ये फ्लैटन हो जाएंगे, और इसको थोड़ा सा ढंग से देखो, इस तरह से दिखाई देगा, इसको क्या बोलते हैं, पाई शेप या सी शो, क्या बोलेंगे इसको, सीसा, सीसो, जो भी बोलो आप। तो अब इसको मैं डायरेक्ट ही बना रहा हूं, है ना, इसको सीधा बना रहा हूं मैं, अब बार बार आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे आप। ये A, ये B, और ये हमने बना दिया एक लोन पेयर। देखो समझने की बात है, इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा एग्जाम्पल पे, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे हुआ, या अज्यूम कर लो या रट लो भाई, जिसके दिमाग में थोड़ा बहुत भी बैठ रहा है। मैं मेरी कोशिश कर रहा हूं कि अगर जहां तक दिमाग में बैठ जाए तो रटना ना पड़े, आप खुद से दिमाग लगा सको कि टी शेप होगा कि सीसो होगा, क्योंकि आप लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाएंगे कि AB4L वाला सीसो था या AB3L2 वाला क्या था। तो बेटर है कि अगर इस तरह से पेन, 4-5 पेन अगर पास में ऐसे ऐसे करके अगर दिमाग लग जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि रटना ना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका सीसो, या आप इसको क्या बोल सकते हो, पाई शेप, क्या बोल सकते हो इसको, पाई शेप। एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, SF4, याद रखना पड़ेगा ये सारा, ठीक है। AB4L के बाद में आपके आ जाता है AB4L2, नेक्स्ट हेडिंग AB4L2। वापस वही, इसको 6 अज्यूम करके देखो, देखना ध्यान से, A B, अब दो लोन पेयर्स है, कहां रख सकते हैं दोनों को, 180 डिग्री पे, तभी तो इनके बीच का रिपल्शन क्या हो जाएगा, मिनिमम। और इवन इन दोनों का रिपल्शन भी मिनिमम, और इनके साथ बॉन्ड क्या होगा, 90 डिग्री का, तो वो भी इससे ज्यादा हो नहीं सकता। तो ऐसे, अच्छा दोनों तरफ से लग रहा है तो वो इधर से भी धक्का दे रहा है, इधर से भी धक्का दे रहा है, तो इनके पास एक ही ऑप्शन है कि ये कहां पड़े रहे, प्लेन में। तो इसका मतलब इनका जो रहेगा वो क्या रहेगा, ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, XCF4।
तो देखो जिन मॉलिक्यूल्स को ऑक्टेट थ्योरी एक्सेप्ट ही नहीं करी थी कि बनेंगे, उनके बारे में VSEPR डिस्कस करने लग गई। ऑक्टेट थ्योरी ने तो बोला ही नहीं था कि ज़ीनॉन कभी कंपाउंड बनाता भी है, ये ऐसा कुछ नहीं कहती। इसने कहीं नहीं बोला कि 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, रिक्वायर्ड है, ऐसा वैसा कहीं नहीं बोला। तो ये आपको पता होना चाहिए। AB4L2 के बाद में आपके पास में नेक्स्ट हो जाएगा AB5L, ठीक है, AB5L, ठीक है। अब AB5L में क्या हो सकता है, तो इसको 6 मान के देखो। अगर आप 6 मान के देखें तो A, ये B, एक क्या हो जाएगा L। अच्छा, इससे मैक्सिमम कुछ हो नहीं सकता। सिंपली इसको क्या बोलेंगे आप, स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, और कोई ऑप्शन नहीं है, स्क्वायर पिरामिडल। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका हमारे पास, IF5, ये हो गया हमारे पास IF5। एक और बचा है आपका AB5L हो चुका है, AB6L। अब जो आपका AB6L है ये आपका वैसे तो आपके नहीं है NCERT में, पर टोटल 7 है। 7 में क्या हो जाता है आपको पता है, पेंटागनल बाई पिरामिडल होता है, ये करते हैं हम लोग। अब कहीं एक तरफ लोन आ गया, लोन पेयर आ गया, अब लोन पेयर आते ही मान लो ये इधर आ गया, तो पेंटागन ज़्यादा डिस्टॉर्ट तो नहीं होगा, पेंटागन पेंटागन ही रहेगा, लेकिन ये पेंटागनल बाय पिरामिडल ना होकर ये पेंटागनल मोनो पिरामिडल या सिर्फ पेंटागनल पिरामिडल रह जाएगा और कुछ नहीं। तो यहां पर A, ये 5B, तो इसको बोलेंगे हम लोग पेंटागनल मोनो, आपके नोट्स में मैंने मोनो लिखा हुआ है, मोनो पिरामिडल। एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, XEF6, XEF6, ये आपको याद रखना है। वैसे यहां तक नहीं आएगा एग्जामिनर AB6L तक, लेकिन ये यहां तो नहीं आएगा, लेकिन 12th क्लास में तुम्हारे XEF6, XEF4, XEOF2 ये सब P ब्लॉक वाले चैप्टर में होते हैं। AB2L3 देखिए, चलिए ये ऐड कर देना, या अगर हमने नहीं पढ़ाया तो इसको याद कर लो। देखो इधर AB2L3, AB2L3। अब AB2L3 को 5 मान के देखिए, टोटल 5 होते, इधर देखिए ये 5। अब इन 5 में से 2 बॉन्ड पेयर है और 3 लोन पेयर है। अब 3 लोन पेयर एक दूसरे को मैक्सिमम रिपल्शन करे, ऐसी एकमात्र पॉसिबिलिटी यहां हो सकती है अगर उनको हम कहां बिठा लें, प्लेन में बिठा लें। और ये जो बॉन्ड पेयर है इनको हम यहां रख दें। भाई लोन पेयर और लोन पेयर के बीच का एंगल मैक्सिमम होना रखना जरूरी है ना, तो वो 120 पे आ गए। ज्योमेट्री हो जाएगी इसकी लीनियर, और एग्जाम्पल हो जाएगा इसका XEF2। बोलो यहां तक समझ में आया? अज्यूम करते हुए चलोगे ज़्यादा इजी रहेगा याद करना, और रटते हो फिर भी ठीक है, बट मेरे ख्याल से रटने में कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है, और उससे बचने के लिए थोड़ा सा आप अपना अजम्पशन क्रिएट करें, जिससे आपको थोड़ा जल्दी समझ में आएगा। देखिए ज़रा, लिमिटेशंस ऑफ VSEPR थ्योरी, लिमिटेशंस ऑफ VSEPR थ्योरी। देखो सबसे पहला लिमिटेशन जो तुम्हारे नोट्स में दे रखा है कि ये जो थ्योरी है वो कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन को नहीं समझा रही है। मतलब अगर आप VSEPR को सीधा पढ़ना शुरू करें तो आपको कोई कहीं पे भी इसने ये नहीं लिखा कि इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर होते हैं, है ना, ऑक्टेट पूरा करते हैं, ये कैसे बना बॉन्ड, ये बताते ही नहीं है। जैसे ऑक्टेट थ्योरी ने कहा कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, ये होगा, अगर कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है तो शेयरिंग इस तरह से होगी, आयोनिक बॉन्ड बनाना है तो इस तरह से शेयरिंग होगी, ये ऐसा कुछ नहीं कहती।
या यूँ कह दीजिए इसने किसी तरह का कोई बॉन्ड बताया ही नहीं है, मतलब अगर VSEPR के ओनली ऊपर रखें तो ये कुछ और बॉन्ड कैसे बन सकते हैं, नए नए बॉन्ड्स कैसे बन सकते हैं, उनकी कोई बात नहीं करी। सीधा उन्होंने एक कह सकते हो डाई ली और डाई में एग्जाम्पल फिट कर दिया। डाई का मतलब एक फिक्स सेट ले लिया, AB4, AB2, AB3, उसमें एग्जाम्पल डाल दिया, दैट्स ओके। इनमें और भी वेराइटीज होती होंगी, उन सब की बातें ये नहीं करता। तो फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन नहीं करता, या इट डू नॉट एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। प्रोसेस कैसे होता है कोवेलेंट बॉन्ड का, ये किस तरह से बनता है, इस सब की बात ये नहीं करता। दूसरा आता है इट डू नॉट एक्सप्लेन द स्ट्रेंथ ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड, है ना, स्टेबल है, अनस्टेबल है, स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में नहीं बताता। फेल्ड टू एक्सप्लेन, फेल्ड टू एक्सप्लेन स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ये स्ट्रेंथ के बारे में नहीं बताता, ठीक है। उसके बाद में बात करता है डू नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ, वही सेम चीज है, स्ट्रेंथ की बात करो, स्टेबिलिटी की बात करो, है ना, तो डू नॉट टेल्स अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड। भाई जब बॉन्ड का फॉर्मेशन ही नहीं समझा सका तो स्ट्रेंथ के बारे में या उसकी स्टेबिलिटी के बारे में समझाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अभी तक जो VSEPR से पहले पढ़ा उसमें हमने देखा तो मोस्टली डाइपोल मोमेंट पे क्वेश्चन आया है, मैक्सिमम टाइप रिपीट हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि इस बार आएगा या आना ही चाहिए, बट रिपीटेशन डाइपोल मोमेंट का हर बार हुआ है। तो डाइपोल मोमेंट, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो VSEPR से बहुत लिमिटेड क्वेश्चन है, और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं तो सीधा किस पे आते हैं, VBT पे आते हैं। तो VBT इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।